एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और आज यहां पर मैं पढ़ा रही हूं क्लास 12 की एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक से चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ये जो बुक है टीएस ग्रेवाल की थर्ड बुक है। टीएस ग्रेवाल की बुक से यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं या डीके गोयल की बुक से कर रहे हैं या एनसीईआरटी की बुक से कर रहे हैं, सभी बुक्स में ये चैप्टर है जो आपको पूछा जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। यहाँ पर इस चैप्टर में पूरा थ्योरी है। इसमें हम ये समझेंगे कि कंपनीज कैसी होती हैं, कंपनीज में किस तरह से बैलेंस शीट बनाई जाती है, कंपनीज में किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पर मैं क्लास 12 के अकाउंटेंसी के सभी चैप्टर्स को कवर कर रही हूँ। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाना, 2024-25 की प्लेलिस्ट देख लेना और वहाँ पर से ये चैप्टर आप पढ़ लेना। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो चलिए, क्या है ये, इसे समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है इतना तो बेसिक हमने पढ़ाई है। जब हम सबसे लास्ट में बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसे कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना। यहाँ पर उसकी मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, ध्यान से समझो। क्या लिखा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द बेसिक एंड फॉर्मल एनुअल रिपोर्ट थ्रू विच द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स ओनर, various other external parties which include investor, tax authorities, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। देखो, हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको सबको उसकी इंफॉर्मेशन देनी होती है कि आपने कितना पैसा लगाया, उससे आपको कितना प्रॉफिट रहा, आपकी बैलेंस शीट कैसी बनी, एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, ये सब की जानकारी किसको देनी होती है? गवर्नमेंट को, वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को, टैक्स अथॉरिटीज़ को। अब यहाँ पर दो तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है बच्चों। सबसे पहला होता है बैलेंस शीट और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। यहां पर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस जो बुक है, इस बुक में अलग से कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा एक चैप्टर है, तो वहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम डिटेल में समझेंगे। यहां पर हम दो चीज समझेंगे, बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। हमें पता चले कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमें कैसे मिल रहे हैं और उन्हें हम कैसे खर्च कर रहे हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस कितना अर्न कर पा रहा है इतने खर्चों के बाद। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ कैश फ्लो। कैश हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास से कैश कितना जा रहा है, इसकी जानकारी के लिए। टू जज इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट वहाँ पर काम कर रहा है उसकी कैसी इफेक्टिवनेस है उसको बताया जाता है। इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस अफेक्टिंग द सोसाइटी। मतलब ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ बिजनेस कर रहा है जो इफेक्ट कर रही है सोसाइटी को। डिस्क्लोजिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ये सारी क्या है? ऑब्जेक्टिव हैं जिसके कारण क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्या है? टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने बताया था टू टाइप्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। पहला बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये तो अभी तक हमें पता चल ही गया कि जो बैलेंस शीट है वो एसेट्स और लाइबिलिटी और के बारे में बताता है। साथ ही साथ इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? जितना पैसा हम बाहर से कलेक्ट कर रहे हैं और जितना पैसा हम अपने पास से लगाते हैं, किसमें? हमारे बिजनेस में, उसे इक्विटी कहा जाता है। ये कंपनी की ये सब बातें पता करता है, एसेट्स, इक्विटी, लाइबिलिटी। इसे पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताता है कि हम जब कोई काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसे इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इसके बाद क्या है? बैलेंस शीट के बारे में पढ़ते हैं। देखो, बैलेंस शीट अभी मैंने बता ही दिया कि इसमें एसेट्स, लाइबिलिटी और इक्विटी आती है। यहाँ पर जो बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग की जाती है। देखो, अभी तक आपने बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना सीखी है। टी शेप में आपकी बैलेंस शीट बनती थी ना। यहाँ पर लाइबिलिटीज आती थी और यहाँ पे एसेट्स आता था। फिर आप क्या करते थे? यहाँ अमाउंट लिखकर दोनों साइड का टोटल करते थे
और आपकी ये बैलेंस शीट बन जाती थी। लेकिन कंपनी जो होती है उसमें ऐसा नहीं होता। कंपनी जो होती है, कंपनी में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपनी जो होती है ये अपना जो फंड है या अपनी जो इक्विटी है ये या जो अपना पैसा है वो किससे लेती है? ये पब्लिक से लेती है। ठीक है, जैसे कोई इंडिविजुअल बिजनेस करता है तो वो किससे, अपने पास से पैसा लेता है या बैंक से लोन ले लेता है। लेकिन जब कोई कंपनी वर्ड का नाम यदि आ जाता है तो कंपनी जब पैसा लेती है तो कंपनी हमेशा पब्लिक से पैसा लेती है। अब सपोज उसे 50 लाख रुपए की ज़रूरत है, क्योंकि कंपनी हमेशा बड़ी ही होती है, ध्यान रखिएगा। 1 लाख रुपए के अमाउंट से जो बिजनेस स्टार्ट होता है उसे कंपनी नहीं कहते, वो आप सिंपल सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप बिजनेस कह सकते हैं। लेकिन कंपनी जो होती है वो हमेशा जो जब स्टार्ट होती है तो लाखों और करोड़ों की कैपिटल से स्टार्ट होती है। अब 50 लाख से उसे कंपनी स्टार्ट करनी है किसी भी व्यक्ति को, तो वो क्या करेगी? जो पैसा है वो पब्लिक से मांगेगी। अब वो पब्लिक से डायरेक्ट 50 लाख रुपए तो मांग नहीं सकती, तो इसके लिए वो क्या करती है बच्चों, ध्यान से समझना। इसके लिए वो क्या करती है? वो शेयर इशू करती है। क्या इशू करती है? शेयर इशू करती है। ठीक है, अब जैसे उसे 50 लाख पब्लिक से पैसा चाहिए लेकिन वो 30 लाख बाद में लेगी और अभी 20 लाख के शेयर ही चाहिए उसे, तो वो 20,000 शेयर इशू करेगी 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से। ठीक है ना, 20,000 शेयर इशू करेगी 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर वो क्या करती है? 20,000 शेयर इशू करती है 100 ईच के हिसाब से, मतलब लोग आए और उसके शेयर खरीदे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 20,000 शेयर एक ही व्यक्ति को खरीदना है। 20,000 के शेयर जिसमें से 100 शेयर कोई भी खरीद सकता है। यदि वो 100 शेयर खरीदा 100 रुपये के हिसाब से तो उसको तो 10,000 रुपये ही देने पड़े ना, तो कोई भी खरीद सकता है पब्लिक और उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में ना समझाते हुए मैंने आपको सिर्फ बेसिक इसलिए समझाया क्योंकि जो आपकी बुक 2 है शेयर कैपिटल, उसमें भी आपको यही चीज़ पढ़नी है। तो यहाँ पर कंपनी होती है, उसकी बैलेंस शीट तैयार होती है। ये जो बैलेंस शीट होती है ये इस परफॉर्मा में तैयार नहीं होती। यहाँ पर जो बैलेंस शीट तैयार होती है वो इस परफॉर्मा में तैयार होती है। ध्यान से देखिएगा, ये आपकी बुक में चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो या आप टीएस ग्रेवाल से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी से भी पढ़ रहे हो, ये आपके बुक में दी होगी। सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है नेम ऑफ कंपनी, बैलेंस शीट। इसके बाद पॉइंट डले होते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, एंड नेक्स्ट पॉइंट डला रहता है हमारा एसेट्स। ठीक है, ध्यान से देखिए एसेट्स, ये 2 पॉइंट डले हैं। इसका जो कॉलम होता है एक पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर का अमाउंट और प्रीवियस ईयर का अमाउंट, इस तरीके से कॉलम बनते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो पहले इक्विटी और लायबिलिटी होती है उसमें फर्स्ट पॉइंट में होता है शेयर होल्डर फंड, सेकंड में होता है शेयर एप्लीकेशन मनी, थर्ड में होता है नॉन करंट लायबिलिटी एंड फोर्थ में होती है करंट लायबिलिटी। इसी तरह से एसेट्स होता है जिसमें नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स होती है। लेकिन आपको इतनी सारी बैलेंस शीट को नहीं पढ़ना है। यहाँ पर जो आपको बैलेंस शीट पढ़नी है वो सिर्फ इतनी सी पढ़नी है, मतलब पूरी बैलेंस शीट को ना पढ़ के सिर्फ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पढ़ना है। मतलब आप यदि आगे चल के सीए करते हैं या कोई हायर एजुकेशन लेते हैं तब आपको ये पूरी बैलेंस शीट को समझना है, लेकिन क्लास 12 के सिलेबस में सिर्फ एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस या मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का ही अमाउंट लिखना होता है। ठीक है, अब जैसे कैसे लिखोगे, ये एक एग्जाम्पल दिया है। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उसका पार्ट, ठीक है ना, उसका पार्ट। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, तो यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड एंड रिजर्व एंड सरप्लस, बस इतना ही आपको कैलकुलेशन करना होता है। देखो इसमें फर्स्ट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। देखो जो कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो वो लोगों से पैसा लेती है, इक्विटी उससे कलेक्ट करती है, मतलब अपने कंपनी को चलाने के लिए उनसे पैसा लेती है, लेकिन साथ ही साथ उसकी लायबिलिटी भी होती है कि वो पैसा उसे लौटाना होता है। तो बस इसे ही इक्विटी और लायबिलिटी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले इक्विटी और लायबिलिटी में पहला पॉइंट क्या आता है, ये हमने जो एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट देखी थी इसके दोनों पॉइंट समझाऊंगी मैं। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आता है जो हमें क्लास 12 में पढ़ना है। हम पूरी डिटेलिंग क्यों समझें, कोई ज़रूरी थोड़ी है हर बच्चा सीए करे या हर बच्चे को पूरी बैलेंस शीट को पढ़ना पड़े। जो क्लास 12 में है उसे ही समझेंगे हम। तो यहाँ पर पहला होता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या होते हैं, 2 तरह के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर का मतलब ये है कि जैसे मैंने 20,000 शेयर कंपनी ने इशू किए 100 पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। अब उसने जो उसकी 50,000 पर शेयर जो वो कर सकता था, जो उसे 50 लाख कैपिटल चाहिए थी, चाहिए कितनी उसको
50,000 शेयर 100 पर शेयर के हिसाब से। क्यों? क्योंकि भैया उसको जो कैपिटल चाहिए वो चाहिए 50 लाख, लेकिन अभी उसने क्या किया है, अभी उसने सिर्फ 20,000 शेयर ही पर 100 पर शेयर के हिसाब से इशू किए हैं। तो यहाँ पर हो सकता है वो फिर से 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर इशू करने का मतलब ये होता है, प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये होता है कि यदि किसी भी तरह का कोई नुकसान हो रहा है कंपनी को, या किसी भी तरह का कहीं पे कोई चीज़ गलत हो रही है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो पेमेंट ज़रूर करेगी। ठीक है ना, ये इसकी एक खासियत होती है। यदि कोई प्रेफरेंस शेयर लेता है तो वो उसको सबसे पहले पेमेंट किया जाता है जितनी उसने कैपिटल लगाई है। ठीक है ना, यहाँ पर जो बैलेंस शीट होती है उसमें ऑथराइज कैपिटल होती है, ध्यान से सुनना, ये नाम नए नए नाम हो गए। इशूड कैपिटल होती है और सब्सक्राइब कैपिटल होती है। जो अमाउंट है वो कॉल्ड अप कंपनी का और पेड अप होता है शेयर होल्डर का। यहाँ पर ये सब चीज़ों को कहाँ पर शो किया जाता है, नोट ऑफ अकाउंट में किया जाता है। किसको? ऑथराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप मनी को कहाँ पे नोट ऑफ अकाउंट में शो किया जाता है। ठीक है, और सिर्फ बैलेंस शीट में अमाउंट लिखा जाता है, तो यहाँ पे वो लिखेंगे। अब यहाँ पर जब शेयर होल्डर शेयर कैपिटल लिखा जाता है उसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में 2 चीज़ होती है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर हो रहा है ना? थोड़ा सा नया है तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा ही। पहला है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? ऑथराइज कैपिटल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 50 लाख, ठीक है, ऑथराइज कैपिटल है 50 लाख, जितने से वो कंपनी को चलाना चाहता है या स्टार्ट करना चाहता है। 50 लाख की उसको नीड है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे के पूरे 50 लाख रुपए पब्लिक से मांग ले। वो क्या करेगा, इशू कितने करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया 20 लाख के लिए, कि पहले वो पब्लिक से बोलेगा कि आप 20 लाख रुपए मुझे दो, मैं आपको उसके बेनिफिट के साथ लौटाऊंगा। देखो, जब भी कोई पब्लिक पैसा लगाती है कंपनी में तो वो भी तो फ़ायदा चाहती है ना। तो देखिए, आप जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, जैसे रिलायंस हुए, आप यदि स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हो तो वो लोग अपने शेयर इशू करते हैं। तो हम स्टॉक मार्केट में जाके ही तो शेयर परचेज करते हैं, फिर आप देखते हो कि शेयर का प्राइस ऊंचा हो गया तो आप उसे सेल कर देते हो, सेल करते हो तो आपको बेनिफिट हो जाता है। तो बस वही चीज़ है यहाँ पर। इशू करे उन्होंने 20 लाख के, ठीक है, कितने ही रुपीज़ के हिसाब से, 20,000 है, सॉरी मैंने 20,000 100 रुपीज़ के हिसाब से बताए थे, शेयर 100 रुपीज़ के हिसाब से इशू किए। कोई ज़रूरी नहीं है वो 2 लाख शेयर इशू कर दें 10 के हिसाब से, तो वो उनके ऊपर है कि वो कितने से भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल। 50 लाख हमारी ऑथराइज कैपिटल है, लेकिन इशूड किए गए हैं 20 लाख। नेक्स्ट आया सब्सक्राइब कैपिटल, जिसका मतलब ये है कि 20 लाख में से आपने जब ये शेयर इशू किए, सपोज हमने 20,000 शेयर 100 रुपीज़ के हिसाब से इशू किए, तो क्या लोगों ने पूरे खरीद लिए? क्या पब्लिक ने ये पूरा पैसा खरीद लिया? उसके हिसाब से क्या हमें उसका पैसा मिल गया? तो उसमें 2 तरीके के होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, मतलब या तो उन्होंने पूरा पैसा दे दिया या उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया है। ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल में है। तो देखो उसमें ये बताया है, सब्सक्राइब कैपिटल फुल्ली पेड अप शेयर शोज इन द सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। देखो 2 कंडीशन बन रही है, द कंपनी हैज़ कॉल्ड फुल नॉमिनल वैल्यू। देखो ध्यान से समझो, थोड़ा सा समझ लो, फिर हम शेयर कैपिटल वाले में समझेंगे। 20,000 शेयर हैं, 100 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस है। ठीक है, आप 20,000 शेयर में 100 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस है, किसी ने 10 शेयर खरीदे, ठीक है, 10 शेयर खरीदे 100 रुपीज़ के, मतलब 1000 के शेयर खरीदे। खरीद सकता है 10 शेयर, 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, कितने भी शेयर खरीद सकते हैं। तो उसने 1000 के खरीदे। पर कभी कभी कंपनी क्या करती है, पूरे के पूरे 100 रुपीज़ एक बार में नहीं मांगती। कभी कभी कंपनी कहती है कि भैया आप मुझे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल 3 बार में पैसा देना। ठीक है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, मतलब आप मुझे पहले 40 रुपीज़ दे दो, फिर आप मुझे 30 दे दो, फिर आप मुझे 30 दे दो। ठीक है, मतलब आप मुझे एक बार में पूरा पैसा मत दो। तो कभी कभी कंपनी के पास क्या होता है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप हो जाते हैं, मतलब जितना मांगा है तीनों कॉल्स में उतना पूरा पैसा 3 कॉल में मिल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले कॉल का पैसा दे देते हैं,
दूसरे का भी दे देते हैं, तीसरे में वो भाग जाते हैं और नहीं देते हैं। तो हमें वो अमाउंट लिखना होता है कि कितना हमारे पास पैसा आया और कितना हमारे पास पैसा नहीं आया। सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप मतलब जो जितना पैसा पूरा मिल गया और जितना पैसा पूरा नहीं मिला। ये मैं आपको अभी इसलिए बता रही हूँ कि जब हम शेयर कैपिटल पढ़ेंगे तो आपके लिए एकदम सब चीज़ें नई नहीं रहेगी, ठीक है ना। यही चीज़ है जो थोड़ी अलग है। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। वैसे तो इस चीज़ को भी नहीं पूछा जाता है, पर कभी कभी रिजर्व का अमाउंट दे दिया जाता है, तो आपको कुछ भी नहीं है, बस उस अमाउंट को लिखना होता है, कोई कैलकुलेशन नहीं होता इसमें। यहाँ पर सिंपल रिजर्व होते हैं, बहुत सारे रिजर्व होते हैं। बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जनरल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, जो हमने रिजर्व पढ़ी है ना पहली बुक में, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप वाली फर्म की बुक में, तो बस वही रिजर्व है। इसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाया जाता है। कैसे बनता है ये भी कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनता है। पहले कैसे बनता था आपने देखा ही था, 4 कॉलम बनते थे, डेबिट एंड क्रेडिट होता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक कॉलम पूरा पर्टिकुलर्स का, फिर नोट नंबर, फिर करंट ईयर का अमाउंट और प्रीवियस ईयर का अमाउंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड अदर इनकम, फिर टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर लेस टैक्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस पीरियड, मतलब उस पीरियड का बता देते थे। ये पूरा फॉर्मेट है, हम क्वेश्चन के साथ समझते जाएंगे। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता था, सेल जो थी उसमें से सेल रिटर्न को माइनस कर दो, सेल फ्रॉम स्क्रैप, इंटरेस्ट अर्न, डिविडेंड। अदर इनकम मतलब फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया, उससे इनकम हो गई, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गए, वो सब हो गया। एक्सपेंसेस जितने भी हमारे खर्चे हैं उनको लिखते थे। परचेज ऑन स्टॉक ऑन ट्रेड लिखेंगे, चेंज इन द इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिशिंग गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब चीज़ें अमाउंट लिखेंगे। लास्ट में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरी, बोनस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस। तो बच्चों यहाँ पर जो मेन हमने आज कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, जो आज हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि जो कंपनी होती है वो अपने शेयर इशू करती है ताकि वो अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सके, कंपनी के लिए कैपिटल ले सके। इस कैपिटल को इक्विटी कहा जाता है। इक्विटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम पब्लिक से पैसा लेंगे। अब आप बोलेंगे कि पब्लिक पैसा क्यों देगी, पब्लिक इसलिए पैसा देती है क्योंकि जब कंपनी की सेल इंक्रीज हो जाती है तो वो क्या करती है, जो शेयर 100 रुपीज़ का है उस पर वो रिटर्न 120 रुपीज़ दे देती है। तो अब भैया जिसने शेयर खरीदे हैं उसने 100 के खरीदे हैं और जब उसे सेल करेगा तो 120 में करेगा तो उसे फ़ायदा हो जाएगा। पूरा जो स्टॉक मार्केट है वो इसी पर बेस्ड है कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर इशू करती हैं, लोग उनके शेयर खरीदते हैं, फिर उन्हें सेल करते हैं। कंपनी हमेशा चलती रहती है। जो पब्लिक है, जैसे मैंने कोई शेयर खरीदे, अब मैं उस समय कंपनी के मालिक बन गई क्योंकि मेरे पास उसके शेयर हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं वो शेयर किसी और को बेच दूं तो अब मैं उस कंपनी की मालिक नहीं रही। तो यहाँ पर कंपनी चलती रहती है, उसके पास कैपिटल भी आती रहती है, प्रॉफिट भी होता रहता है, लॉस भी होता रहता है। तो ये सब चीज़ें कंपनीज में होती रहती है। तो यहाँ पर पूरा हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपनी के इंट्रोडक्शन को समझा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे आप शेयर कैपिटल को जब करेंगे इस चैप्टर के बाद आपको उसे करना बहुत आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।